वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। दोस्तों, अज्ञेय जी की इन्हीं प्रसिद्ध पंक्तियों के साथ हिंदी विद अभिषेक उपाध्याय श्रीमंत यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है हिंदी के प्रथम कवि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इस टॉपिक पर कोई ना कोई प्रश्न लगभग जरूर ही रहता है परीक्षाओं में। दोस्तों, ये जो पूरा वीडियो है, जितने भी हिंदी के प्रथम कवि से संबंधित, कवियों से संबंधित जो भी भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न अपना मत दिया हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में, कौन है हिंदी के प्रथम कवि, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, सबको आसान ट्रिक के माध्यम से याद कराने का एक मैंने प्रयास किया है और एक तथ्यात्मक और वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ इस संपूर्ण प्रश्नों को इनसे जुड़े, जिस टॉपिक से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं, वो आपके बीच में मैं लाने का प्रयास किया हूं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए इन सारे प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? पहला विकल्प है जोइंदु, दूसरा है ब्रजसेन सूर्य, तीसरा है विद्यापति और चौथा विकल्प है चंदवरदाई। डॉक्टर बच्चन सिंह, आप जानते हैं, हिंदी के बहुत बड़े आलोचक, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब इनकी कृतियां हैं और इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? तो दोस्तों, जो तीसरा विकल्प है विद्यापति, ये सही विकल्प है, क्योंकि डॉक्टर बच्चन सिंह ने ही विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना था। विद्यापति के विषय में भी आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे। विद्यापति आदिकाल के कवि थे और विद्यापति श्रृंगारी थे कि भक्त थे, इस विषय में भी मतभेद मिलता है। आचार्य शुक्ल इनको घोर श्रृंगारी बताते हैं, कुछ विद्वान इनको भक्त कवि स्वीकार करते हैं। 14वीं शताब्दी के कवि थे। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय, पदावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। पदावली बड़ी चर्चित रचना है इनकी। पदावली समझ लीजिए, पदावली ही इनकी ख्याति का आधार है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका भी महत्वपूर्ण रचना है, 14वीं शताब्दी के, बिहार के रहने वाले थे। दोस्तों, अब याद कैसे करेंगे? अच्छा हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज बहुत ये भी है इनके विषय में, विद्यापति हिंदी के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने कृष्ण को कविता का विषय बनाया। अब देखिए, कृष्ण एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व आप कह सकते हैं। लगभग 5000 सालों से जिनका जन्मोत्सव हर साल धूमधाम से मनाया जाता हो, ऐसा व्यक्तित्व तो विरला ही पैदा होगा। अगर मान लें कि भगवान नहीं भी थे कृष्ण, तब भी 5000 सालों से, लगभग 5000 सालों से जिसका जन्मदिन हर साल मनाया जाता हो, तो उसका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा? चलिए छोड़िए भगवान नहीं थे, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर नहीं थे, ये महामानव थे। चलिए महामानव ही मान लिया, तो फिर भी व्यक्तित्व कैसा रहा होगा इनका, आप सोचिए। पूरा कृष्णाश्रयी शाखा भक्ति काल की इन पर ही केंद्रित है। सूर और नंददास, कुंभन दास, परमानंद दास, तमाम ऐसे कवि, मीरा, रसखान, किसने नहीं इन पर अपनी लेखनी चलाई। लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज कि कृष्ण को हिंदी में सबसे पहले कविता का विषय कौन बनाया, उसमें विद्यापति का नाम आता है। इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि कृष्ण को हिंदी का पहला प्रतिपाद्य किसने चुना, अपनी कविता का पहला प्रतिपाद्य किसने चुना? तो विद्यापति हैं जिन्होंने कृष्ण को कविता का विषय बनाया सबसे पहले। अब आप इस चीज को याद कैसे करेंगे कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना? तो एक ट्रिक है, गांव में बच्चे विद्या कसम बहुत खाते हैं। गांव में बच्चे विद्या कसम बहुत खाते हैं। क्या खाते हैं? विद्या कसम। देखिए, आजकल तो पढ़ाई का माहौल दूसरा हो गया है। हम लोग गांव में पले बढ़े हैं। बचपन में होता ये था कि कहीं किसी भी मामले में जब घेरे जाते थे तो तुरंत विद्या कसम हमने ये नहीं किया, विद्या कसम हमने उसको नहीं पीटा, विद्या कसम हमने ये नहीं चुराया। तो ये सारी चीजें बहुत होती थी पहले। तो अब आप सोचिए कि बच्चन को
बच्चे से जोड़ देंगे और विद्यापति को विद्या कसम से जोड़ देंगे। तो ये एक कहानी बना लेंगे तो आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। भले ये उटपटांग कहानी लग रही है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग चीज़ें आप जल्दी नहीं भूलते। तो इंटरेस्टिंग कहानी बनाइए, रुचिकर कहानी बनाइए किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो वो चीज़ें जल्दी आप भूलते नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान? शिव सिंह सेंगर, आचार्य शुक्ल, अब्दुल रहमान हरिश्चंद्र वर्मा। पुष्पदंत आप जानते हैं कि ये भी 7वीं शताब्दी के कवि थे। पुष्पदंत, भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना माघ से की है। माघ हिंदी के वो माफ कीजिए संस्कृत के कवि थे। माघे संत त्रयो गुणः कहा जाता है। तो माघ से इनकी तुलना भोला शंकर व्यास ने की है। पुष्पदंत की तुलना किसने? भोला शंकर व्यास ने। तो ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ सकता है, ये दृष्टि में रखिए। अब देखिए जितने भी इसमें हर एक प्रश्न में कई प्रश्न छिपे हुए हैं, तो मेरी कोशिश है कि सिर्फ एक प्रश्न माने एक प्रश्न के आधार पर सिर्फ एक ही प्रश्न आपका न तैयार हो, काफी सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएं। पुष्पदंत ने शिव सिंह सेंगर को हिंदी का प्रथम कवि माना। 7वीं शताब्दी के थे। अब आप याद कैसे करेंगे? कहानी बना दीजिए। शिव जी को सेमल का पुष्प चढ़ाया जा रहा है। शिव जी को, सेंगर को सेमल बना दीजिए। शिव जी को सेमल का क्या चढ़ाया जा रहा है? पुष्प चढ़ाया जा रहा है। तो ये कहानी बन गई पुष्पदंत शिव सिंह सेमर। तो इसमें से कोई भी विकल्प रहेगा उसमें शिव सिंह आप जब देखेंगे तो निश्चित रूप से वो चीजें याद आ जाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न इस पर और बनता है कि शिव सिंह सेंगर ने तो माना पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि, लेकिन शिव सिंह सेंगर के साथ साथ और कौन विद्वान थे जिन्होंने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना? तो मिश्र बंधुओं का नाम आता है दोस्तों। मिश्र बंधुओं का, मिश्र बंधुओं ने भी पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो आप एक कहानी उसमें, उस कहानी में मिश्र बंधुओं को भी जोड़ दीजिए कि मिश्र बंधु भी पुष्प चढ़ा रहे हैं, है ना। शिव जी को कौन पुष्प चढ़ा रहा है? मिश्र बंधु भी चढ़ा रहे हैं, सेमल का पुष्प चढ़ा रहे हैं। अच्छा, इनके नाम में भी जैसे ये पुष्पदंत हैं तो कहीं कहीं पुष्प लिखा मिलता है, खाली पुष्प, है ना। कहीं कहीं पुण्य लिखा मिलता है और कहीं कहीं पुष्य लिखा मिलता है। तो कोई भी नाम मिले, पुष्प मिले, पुष्पदंत मिले, पुण्य मिले, पुष्य मिले, तो इन्हीं के सब नाम हैं। भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं, तो ये सारे नाम इन्हीं के हैं, ये दिमाग में रखिए। पुष्पदंत कहिए, पुष्प कहिए, पुण्य कहिए, पुष्य कहिए, है ना। तो मिश्र शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधुओं ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना। याद करना भी आसान है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अब देखिए, रामकुमार वर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हिंदी साहित्य के। राजा मुंज, सरहपा, ब्रजसेन सूर्य, स्वयंभू। स्वयंभू, ब्रजसेन सूर्य, सरहपा और राजा मुंज, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन? तो दोस्तों ये तीनों विकल्प गलत हैं। ये चौथा विकल्प जो है स्वयंभू, स्वयंभू ही ऐसे कवि थे जिनको रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना। इनका समय 783 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। स्वयंभू का समय 783 ईस्वी। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम कवि कहे जाते हैं। प्रथम कवि तो पूरे हिंदी के इन्होंने बताया रामकुमार वर्मा ने, लेकिन ये अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। अपभ्रंश को, चूंकि आप जानते हैं रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी में समेट दिया, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश को भी समाहित कर दिया, इसलिए अपभ्रंश के प्रथम कवि को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। स्वयंभू के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें प्रचलित हैं जो अक्सर इनसे संबंधित परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे अपभ्रंश का कालिदास किसको कहा जाता है ना। अपभ्रंश का
कालिदास प्रश्न पूछ सकता है, अपभ्रंश का कालिदास किसको कहा जाता है? तो अपभ्रंश का कालिदास भी स्वयंभू को कहा जाता है। कभी कभार पूछता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन कहा जाता है? तो अपभ्रंश के वाल्मीकि भी स्वयंभू कहे जाते हैं। वाल्मीकि आप जानते हैं प्रथम कवि थे संस्कृत के, और संस्कृत के ही नहीं, वो तो विश्व के प्रथम कवि कहे जाते हैं। ये अपभ्रंश के प्रथम कवि थे, तो इसलिए उस आधार पर इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जैन परंपरा के ये प्रथम कवि कहे जाते हैं। जैन परंपरा, जैनी थे ये, तो जैन परंपरा के भी ये प्रथम कवि कहे जाते हैं। अपूर्ण रचना है इनकी एक पौमचर्यु, है ना। पौमचर्यु के नाते ये बड़े प्रसिद्ध हैं। पौमचर्यु, पौमचर्यु राम कथा पर आधारित रचना है, और इसी राम कथा के आधारित रचना के कारण भी ये वाल्मीकि कहे जाते हैं। पहले कवि थे इसलिए भी ये वाल्मीकि कहे जाते हैं अपभ्रंश के, और राम कथा भी इन्होंने लिखी पौमचर्यु, जो कि एक अपूर्ण रचना है ना। अपूर्ण रचना, पूर्ण नहीं हो पाई थी ये एक अपूर्ण रचना है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है, और राम कथा पर आधारित होने के कारण भी ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, स्वयंभू राम कुमार वर्मा द्वारा हिंदी के प्रथम कवि माने गए। अब इसको याद कैसे करेंगे? एक कहानी बना लीजिए कि राम के कुमार स्वयं भू को जीत लिए। राम के कुमार, राम के कुमार कौन थे? लव और कुश राम के कुमार थे। इन्होंने क्या किया? स्वयं भू को जीत लिया, स्वयं भू को जीत लिया। आप जानते हैं बहुत वीर थे। अश्वमेध यज्ञ के जब किया भगवान राम ने, तो उनका घोड़ा पकड़ने का साहस किसी में नहीं था। यही दो भाई थे, लव और कुश। हाँ, सबको पराजित कर दिया। हनुमान जी को तब तक को बंदी बना लिया, कृष्ण उनको, लक्ष्मण को, भरत को, सबको पराजित कर दिया। अंत में भगवान राम को आना पड़ा। तो बहुत बड़े वीर थे राम के कुमार, यानी लव और कुश। तो इन्होंने स्वयं भू को जीत लिया था। तो ये एक कहानी बना के आप इस चीज को याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रजसेन सूरि को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। ब्रजसेन सूरि, बच्चन सिंह, मिश्र बंधु व शिव सिंह सेंगर, अगरचंद नाहटा व हरिश्चंद्र वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। ये चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने ब्रजसेन सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना? दोस्तों, ब्रजसेन सूरि जो हैं ये 7वीं शताब्दी के कवि थे। ब्रजसेन सूरि 7वीं शताब्दी के कवि थे, राजस्थानी कवि थे ब्रजसेन सूरि, 7वीं शताब्दी के। इनको हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वानों में अगरचंद नाहटा व हरिश्चंद्र वर्मा का नाम आता है। अगरचंद नाहटा व हरिश्चंद्र वर्मा ने ब्रजसेन सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना, जो कि 7वीं शताब्दी के थे। अब आप याद कैसे करेंगे? ब्रजसेन सूरि को अगरचंद नाहटा और हरिश्चंद्र वर्मा के साथ जोड़ेंगे कैसे? अच्छा देखिए, परीक्षा में इस तरह का प्रश्न बनता है तो यहाँ तो दोनों का नाम लिख दिया गया है याद करने के पर्पज से, लेकिन कभी कभार अकेले ही सिर्फ हरिश्चंद्र वर्मा दे दिया, या अगरचंद नाहटा दे दिया गया, या दोनों का नाम दे दिया। तो दोनों का नाम आपको याद करना है, तभी जाके ब्रजसेन सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, ये चीज आपके दिमाग में बैठ पाएगी। अब इन दोनों नामों को आप एक कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं। क्या है वो कहानी? बना दीजिए। कहानी बनाने में क्या है? ब्रज की सेना अगर मगर नहीं करती, वह राजा हरिश्चंद्र की तरह अडिग रहती है ना। ब्रजसेन माने ब्रज की सेना, अगरचंद यानी अगर मगर नहीं करती, वो क्या करती है? हरिश्चंद्र यानी जो राजा हरिश्चंद्र थे उनकी तरह क्या रहती है? दृढ़ रहती है ना। ब्रजसेन से ब्रज की सेना बना दीजिए, और अगरचंद नाहटा से अगर मगर बना दीजिए, है ना, अगर मगर। और हरिश्चंद्र से क्या बना दीजिए? राजा हरिश्चंद्र जो कि क्या थे? बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। तो इस तरह से आप एक कहानी बना लिए कि ब्रज की जो सेना है, जो बहुत ही सूरवीर है, वो क्या करती है? अगर मगर नहीं करती, वो हरिश्चंद्र की तरह, राजा हरिश्चंद्र की तरह दृढ़ रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विद्वानों में से चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना?
हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंद्रवरदायी बहुत महत्वपूर्ण कवि थे। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। चंद्रवरदायी को हिंदी का पहला कवि मानने वाले कौन थे? चंद्रवरदायी आप जानते हैं लगभग 12वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। 12वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। इनको हिंदी का पहला कवि किसने माना? दोस्तों, चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चंद्रवरदायी के विषय में जो प्रश्न बनते हैं, चंद्रवरदायी हिंदी के पहले महाकाव्यकार कहे जाते हैं, हिंदी के पहले महाकवि कहे जाते हैं। अब देखिए, हिंदी के पहले कवि क्या हैं, ये सब चल ही रहा है पूरा वीडियो हिंदी के प्रथम कवि से संबंधित। अब कौन सर्वमान्य कवि है ये आप जानते भी हैं, लास्ट में बताया जाएगा कौन सर्वमान्य कवि है। बहुत सारे विद्वानों ने जिन पर मुहर लगाई कि हाँ यही हिंदी के सर्वमान्य कवि हैं, उससे संबंधित भी प्रश्न बनता है। बाकी अलग अलग विद्वानों का जो मत है उससे संबंधित भी प्रश्न बनता है। तो ये जो चंद्रवरदायी हैं हिंदी के प्रथम महाकवि भी कहे जाते हैं, हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी एक रचना है पृथ्वीराज चौहान पर आधारित पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा की रचना है। तो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो। तो इसलिए चंद्रवरदायी जो हैं हिंदी के प्रथम महाकवि भी कहे जाते हैं और आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना। अब आप याद कैसे करेंगे, कहानी कैसे बनाएंगे? याद कर लीजिए, चंद्रवरदायी से चंद ले लीजिए, चंद मिनट ही सही लेकिन रामचंद्र को याद कर लेना चाहिए। कहानी वाक्य बना लीजिए, रामचंद्र है ना, चंद्रवरदायी से चंद उठा लीजिए और रामचंद्र शुक्ल से रामचंद्र उठा लीजिए, तो एक वाक्य बन गया कि चंद मिनट ही सही रामचंद्र को याद कर लेना चाहिए। रामचंद्र भगवान है भाई, चंद मिनट भी याद कर लो तो कल्याण हो जाएगा परीक्षा में आपका। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? सरहपा को, पुष्प को, अब्दुल रहमान को, जोइंद को? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आप जानते हैं ऐसे व्यक्तित्व थे हिंदी के जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल की अनेकानेक मान्यताओं का अपने तर्क के आधार पर खंडन किया। बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत सामर्थ्यवान थे। सामर्थ्यवान इसलिए कि इन्होंने तर्क के आधार पर उस समय के सबसे बड़े आलोचक, उस समय के सबसे मान्यता प्राप्त, ख्याति प्राप्त विद्वान की मान्यताओं का खंडन किया अपने तर्क के आधार पर। बहुत बड़ी चीज थी। देखिए, जो स्थापित लोग होते हैं उनके विचारों का खंडन करना सामान्य व्यक्ति की बात नहीं होती है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का खंडन किया। इन्होंने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना? सरहपा को नहीं माना, पुष्प को नहीं माना, जोइंद को नहीं माना। अब्दुल रहमान एक मुल्तानी कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको हिंदी का पहला कवि माना। क्योंकि देखिए, अब्दुल रहमान के विषय में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। ये मुल्तानी ऐसे पहले मुल्तानी कवि थे जिन्होंने धर्मेतर रास ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक, दोस्तों आप जानते हैं बहुत चर्चित रचना इनकी संदेश रासक है ना। संदेश रासक जो है बहुत ही चर्चित रचना है। ये धर्मेतर रास ग्रंथ है, पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जो कि धर्म से पृथक है, जिसका प्रतिपाद्य ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने धर्मेतर रास ग्रंथ की रचना की। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीज ये भी कि यह जो रास ग्रंथ संदेश रासक है, यह अपभ्रंश भाषा में किसी मुसलमान कवि द्वारा रचित पहला काव्य है ना। अपभ्रंश भाषा का है लेकिन किसी मुसलमान कवि द्वारा रचित पहला काव्य ग्रंथ है। दूसरी चीज ये कि संदेश रासक नाम से स्पष्ट है संदेश भेजने वाला कोई ग्रंथ है। संस्कृत में एक मेघदूतम मिलता है, कालिदास की रचना। मेघदूतम से प्रेरित होकर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। और इसमें विक्रमपुर, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूछता है कभी कभार कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में विक्रमपुर
की एक विरहिणी की कथा वर्णित है। तो विक्रमपुर की विरहिणी की कथा अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक में वर्णित है और इसमें नखशिख वर्णन मिलता है ना, नखशिख वर्णन मिलता है विक्रमपुर की एक विरहिणी का। मेघदूतम से प्रभावित है यह रचना। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, याद कैसे करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण चीज, ये तो भूल ही गया ट्रिक, है ना। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद से कैसे कनेक्ट करेंगे आप। अब देखिए, कहानी बना लीजिए कि अब्दुल पर हजारों लोग रहम करते हैं, है ना। अब्दुल नाम के कोई व्यक्ति हैं, उन पर हजारों लोग रहम करते हैं। रहमान से रहम बना लीजिए, है ना। अब्दुल रहमान से अब्दुल पर रहम बना लीजिए और हजारी से हजारों लोग बना लीजिए, है ना। तो इस तरह से हजारों रहम, यही याद रखेंगे खाली, हजारों रहम, तब भी आपको ये चीजें कभी नहीं भूलेंगी। 7वां प्रश्न है कि शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि किसने माना। देखिए, शालिभद्र सूर्य जो हैं, ये 1184 ईस्वी के आसपास जो है इनकी एक रचना आती है शालिभद्र सूर्य की, भारतेश्वर बाहुबली रास, है ना। जो कि ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनके 2 पुत्र थे, एक भारतेश्वर और दूसरे बाहुबली। बाहुबली फिल्म वाले बाहुबली नहीं, ऋषभदेव जो तीर्थंकर थे उनके लड़के थे बाहुबली, और एक भाई थे उनके भारतेश्वर। तो ये 2 भाई थे, भारतेश्वर और बाहुबली, जिनके संघर्ष पर आधारित एक कहानी इन्होंने लिखी, भारतेश्वर बाहुबली रास, 1184 ईस्वी में। तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जैन कवि थे ये। गणपति चंद्र गुप्त ने सबसे पहले शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया, है ना। हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूर्य हैं। इस बात को मानने वाले कवि कौन है, गणपति चंद्र गुप्त। कहानी बना लीजिए आप एक याद करने के लिए। गणपति माने भगवान गणेश, गणपति बप्पा। आप कहानी बना लीजिए कि इस बार गणपति बप्पा साल ओढ़ कर आएंगे, है ना। गणपति बप्पा इस साल क्या कैसे आएंगे, शालिभद्र से साल आप बना लीजिए और गणपति से गणपति बप्पा बना लीजिए, साल ओढ़ के आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जैसे गणपति चंद्र गुप्त ने ही सिर्फ शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि नहीं माना, कुछ विद्वानों का और नाम आता है इसमें, जैसे दशरथ ओझा और माता प्रसाद गुप्त, है ना। दशरथ ओझा और माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त। तो माता प्रसाद गुप्त और दशरथ ओझा, ये 2 विद्वान और हैं गणपति चंद्र गुप्त के अलावा, जिन्होंने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो इस कहानी में इनको भी जोड़ दीजिए, दशरथ और माता को भी, है ना। तो कहानी बन गई कि इस बार गणपति बप्पा साल ओढ़ कर आएंगे, उनके साथ जो है 10-20 रथ और स्वयं माता जी भी रहेंगे, है ना। गणपति बप्पा के साथ स्वयं माता रानी भी रहेंगी, और कौन रहेगा, उनके साथ 10-20 रथ भी रहेंगे। तो ये कहानी बन गई आपकी। गणपति बप्पा कैसे आएंगे, शाल ओढ़ के आएंगे, और उनके साथ माता रानी भी रहेंगी, और 10-20 रथ भी रहेंगे। भाई गणपति बप्पा हैं, 10-20 रथ तो रहेंगे। अगला प्रश्न है, जोइंद को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया। डॉक्टर नामवर सिंह, रामकुमार वर्मा, भगीरथ मिश्र, वासुदेव सिंह। जोइंदु, दोस्तों आप जानते हैं कि जोइंदु जो हैं योगिंदु मुनि के नाम से भी जाने जाते हैं। योगिंदु मुनि, है ना। जोइंदु भी कहे जाते हैं ये, और योगिंदु मुनि भी कहे जाते हैं। कहीं कहीं 6वीं शताब्दी, कहीं कहीं 8वीं शताब्दी इनके रचना काल का समय मिलता है। 6वीं से 8वीं शताब्दी आप मान के चलिए। इनको हिंदी का पहला कवि किसने माना। अब पहले जोइंदु के विषय में कुछ जानकारी ले लीजिए। जोइंदु जो थे, ये जैन धर्म के एक आध्यात्म वेत्ता आचार्य थे, है ना। कौन थे ये, योगिंदु मुनि भी इनको कहा जाता है। तो ये जैन धर्म के आध्यात्म वेत्ता आचार्य थे।
परमात्म प्रकाश इनकी बड़ी चर्चित रचना है ना। परमात्म प्रकाश बड़ी चर्चित रचना है इनकी, परमात्म प्रकाश। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जोइंदु मुनि के विषय में ये है कि जोइंदु अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ करने वाले सबसे पहले रचनाकार यही माने जाते हैं। दोहा काव्य, देखिए दोहा लिखने वाले अपभ्रंश में दोहा लिखने वाले सबसे पहले कवि कौन थे? जोइंदु थे। तो इन सारी खूबियों के साथ जोइंदु मुनि को आप ध्यान में रखिए, याद रखिए। इनको हिंदी का पहला कवि मानने वाले कौन थे? ये चौथा विकल्प है दोस्तों, वासुदेव सिंह, ये विकल्प सही है। वासुदेव सिंह ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जोइंदु को हिंदी का पहला कवि माना। अब आप याद कैसे करेंगे? वासुदेव सिंह और जोइंदु को याद कैसे करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे? कहानी बना लीजिए। जोइंदु माने जो इंद्र, जोइंदु माने जो इंद्र के प्रकोप से बचाए थे वही वासुदेव है ना। आप जानते हैं गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे वासुदेव कृष्ण। तो जो इंद्र के प्रकोप से बचाए थे, जोइंदु माने जो इंद्र के प्रकोप से बचाए थे वही कौन है? वही वासुदेव कृष्ण है। तो इस तरह से आप एक वाक्य बना के, कहानी बना के, घटना बना के इस चीज को याद कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये जो ट्रिक्स बताता हूँ, कहानी बताता हूँ, कोई भी घटना एक बना लेता हूँ, तो ये ऐसा आप भी कर सकते हैं। आप अपनी अलग कहानी बना लीजिए, कोई उसमें समस्या नहीं है। लेकिन ये है कि जिस पर मेहनत करके आपको दिया जा रहा है तो इसी से मिलती जुलती कोई नई कहानी भी आप बना सकते हैं, जो आपको याद हो सके वही बना लीजिए। हमारी कहानी नहीं समझ में आ रही, आप अपनी कहानी बना लीजिए। होता यह है कि बस याद करना है आपको, आप कैसे भी इनके इन प्रकार किसी चीज को याद करें। क्योंकि देखिए कोई घटना बन जाती है, कहानी उस चीज से बन जाती है, तो वो चीजें जल्दी नहीं भूलती। देखिए भूलने का सब भूल जाता है, लेकिन वो चीजें जल्दी नहीं भूलती हैं जो चीजें एक घटना के माध्यम से आप याद कर लेते हैं। अब आपके साथ कोई घटना हो जाए तो वो चीज भूलती है, कोई कहानी घटित हो जाए आपके साथ वो चीज भूलती है। तो कहानी याद कर लीजिए भाई। कहानी आप सुनते हैं, पंचतंत्र की कहानियां सुनते हैं, रोचक कहानी कोई आप सुन लिए तो जल्दी याद हो जाती है वो। तो इसीलिए याद करने का एक माध्यम बन गया है, कहानी बना लीजिए, कोई घटना आप तैयार कर लीजिए, चाहे वो काल्पनिक ही क्यों ना हो, है ना। तो ये चीज आप इस तरह से याद कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना? सरहपा बहुत चर्चित कवि, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा। देखिए सरहपा 769 ईस्वी के आसपास इनका समय ठहरता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान में राहुल सांकृत्यायन जी का नाम सबसे पहले आता है। बहुत लोगों ने हिंदी का प्रथम कवि इनको स्वीकार किया, जैसे राहुल सांकृत्यायन के अलावा डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन जी के ही मत का समर्थन करते हैं और डॉक्टर नगेंद्र भी सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी दूसरा नाम आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये भी सरहपा को ही हिंदी का पहला कवि मानते हैं। राम गोपाल वर्मा ये भी हिंदी का प्रथम कवि इनको स्वीकार करते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी के अलावा सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करने वाले विद्वानों की फहरिस्त में डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम गोपाल वर्मा इत्यादि विद्वानों का नाम भी आता है। सरहपा जो कि मैंने पहले ही बताया 769 ईस्वी के आसपास इनका समय ठहरता है, 8वीं शताब्दी। राहुल सांकृत्यायन ने इनको सबसे पहले हिंदी का पहला कवि माना, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया। तो आप कह सकते हैं कि अधिकांश विद्वान, अब वैसे अगर आपसे पूछे कि हिंदी का पहला कवि कौन, तो आप सरहपा का नाम ले सकते हैं, क्योंकि इनके मत का समर्थन बहुत सारे विद्वानों ने किया, है ना। बात तो अलग है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना, आचार्य शुक्ल ने
चंद्रबरदाई को माना। लेकिन राहुल सांकृत्यायन के मत का समर्थन बहुत सारे विद्वान करते हैं, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा जैसे, रामगोपाल वर्मा जैसे नाम आते हैं। अच्छा, सरहपा को बहुत से अन्य नामों के साथ भी जाना जाता है। जैसे सरहपा को सरोज वज्र भी कहा जाता है। सरोज वज्र के साथ इनको पद्म नाम से भी जाना जाता है। इनको पद्म वज्र भी कहा जाता है ना। इनको सरोरुह वज्र भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं इनके। परीक्षा में कोई जरूरी नहीं कि सरहपा ही पूछ लिया कि पद्म वज्र को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान कौन है, पूछ लिया कि सरोज वज्र को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान कौन है, पूछ लिया कि सरोरुह वज्र को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान कौन है। अच्छा, सरहपा नाम जो इनका पड़ा, ये सर बनाने वाली एक निम्न जात की स्त्री के साथ रहा करते थे, इसलिए इनका नाम सरहपा हो गया। संस्कृत में इसको सरहस्तपाद भी कहते हैं। इनको सरहपा को सरहस्तपाद संस्कृत में कहते हैं। तो सर नामक, सर माने बाण है ना, बाण बनाने वाली एक निम्न जाति की स्त्री थी, उसके साथ ये रहा करते थे, तो इसलिए इनका नाम जो है वो सरहपा हो गया। मूल नाम इनका राहुल भद्र था, है ना, राहुल भद्र। देखिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म की सहजयान और वज्रयान शाखा के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना। नालंदा और भागलपुर इनका निवास स्थान राहुल सांकृत्यायन जी ने स्वीकार किया है, दोनों नालंदा और भागलपुर। दोहा कोश इनकी बड़ी चर्चित रचना है। दोहा कोश बहुत चर्चित रचना है। अब देखिए कितने प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं इसमें। दोहा कोश, सिर्फ प्रथम कवि के साथ साथ कितने प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। दोहा कोश पूछ दिया कि दोहा कोश के रचयिता कौन है ना। पूछ दिया कि निम्नलिखित कवियों में से किसका मूल नाम राहुल भद्र है ना। तो सरहपा का मूल नाम राहुल भद्र है। इनके गुरु कौन थे। राहुल सांकृत्यायन ने हरिभद्र, एक बौद्ध दार्शनिक थे, इनको इनका गुरु स्वीकार किया है। तो देखिए, अच्छा दूसरी चीज ये कि ये रहते कहाँ थे। ये पाल शासक एक थे, धर्मपाल, है ना। पाल शासक, आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें एक पाल शासक मिलते हैं, धर्मपाल, है ना। तो धर्मपाल के दरबार में ये, माफ कीजिएगा, धर्मपाल के दरबार में नहीं बल्कि उनके ये समकालीन थे। 770 से 810 ईस्वी इतिहास में धर्मपाल का शासनकाल मिलता है। तो उनके ये समकालीन थे, दरबार में नहीं रहा करते थे, समकालीन थे। कहाँ रहा करते थे ये, मैंने पहले ही बताया, ये सर यानी बाण बनाने वाली एक निम्न जाति की स्त्री थी, उसके साथ रहा करते थे। 84 सिद्धों में, सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 सिद्धों में अगर तालिका उसकी देखी जाए तो ये 6वां नंबर इनका आता है ना। 84 सिद्धों में इनका 6वां स्थान आता है। तो इनसे संबंधित, सरहपा से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। अब आप याद कैसे करेंगे कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना, इस चीज को याद कैसे करेंगे। तो एक कहानी बना लीजिए, राहुल को राहु बना दीजिए, राहु, ल हटा दीजिए, क्या बन गया, राहु। राहु क्या है, एक ग्रह है, बड़ा बुरा ग्रह मानते हैं ज्योतिषी लोग इसको। राहु ग्रह पर ज्योतिषी लोग बहुत सर खपा रहे हैं, है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं। राहु ग्रह पर ज्योतिषी लोग क्या कर रहे हैं, सरहपा। सरहपा को क्या बना दीजिए, सर खपा। क्या करना है, बनाने में क्या है, कोई अपमान थोड़ी, हमको तो याद करना है खाली। सरहपा को सरखपा बना दीजिए। और किस पर सर खपा रहे हैं ज्योतिषी लोग, राहु ग्रह पर सर खपा रहे हैं। भाई देखिए, राहु है, केतु है, शनि है, ये सब बड़े क्रूर ग्रह कहे जाते हैं। तो इन सारे ग्रहों पर ज्योतिषी लोग बिल्कुल बहुत सर खपाते हैं। तो राहु ग्रह पर सर खपा रहे हैं, सरखपा को सरहपा को सरखपा बना दीजिए। तो किस पर सर खपा रहे हैं, राहु
ग्रह पर सर खपा रहे हैं। कौन? ज्योतिषी लोग खपाएंगे, और कौन? हम आप थोड़ी खपाएंगे। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से पद्म को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? अभी अभी आया कि सरहपा के नाम कौन कौन से थे। सरहपा को सरोज वज्र कहा जाता है, सरोरुह वज्र कहा जाता है, पद्म कहा जाता है, पद्म वज्र कहा जाता है। जाति के ब्राह्मण थे ये। सरहपा का जो है मूल नाम राहुल भद्र था। तो मैंने आपको बताया कि तमाम प्रश्न इस पर पूछे जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पूछ ले कि सरहपा को हिंदी का पहला कवि किसने माना, यही पूछे। सरहपा के अन्य नामों को देकर भी पूछ सकता है कि पद्म वज्र को, सरोरुह वज्र को या पद्म को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। तो किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने माना, है ना। राहुल सांकृत्यायन बौद्ध धर्म का बड़ा आदर करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। अगला विकल्प है, दिए गए विकल्पों में से, प्रश्न है अगला कि दिए गए विकल्पों में से सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन है? आगे वाले प्रश्न में मैंने आपको बता दिया था कि राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामगोपाल वर्मा। अन्य जो विकल्प हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गुलाब राय, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, गणपत चंद्रगुप्त, कमल कुलश्रेष्ठ, वासुदेव सिंह, ये सब गलत है। पहला विकल्प जो है राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये वर्मा जी। तो ये तीन विद्वान जो हैं मुख्य रूप से सरहपा को हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। सिर्फ आप राहुल सांकृत्यायन का ही नाम मत याद रखिए, उनके मत का समर्थन करने वालों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, इन लोगों का भी नाम आता है। तो इसलिए इनको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है। भाई जो जानिए आप पूरी संपूर्णता के साथ उसको जानिए, नहीं तो बाद में बड़ा पछतावा होता है कि थोड़ा सा और देख लिए होते तो ये प्रश्न गड़बड़ ना होता। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि माना? राम सिंह, धनपाल, जोइंदु, राजा मुंज। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत ही ख्यातिलब्ध व्यक्तित्व हैं ये हिंदी साहित्य के। इन्होंने किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? 4 विकल्प दिए गए हैं, राम सिंह, धनपाल, जोइंदु और राजा मुंज। तो ये जो चौथा विकल्प है दोस्तों, राजा मुंज, ये 10वीं शताब्दी के मालवा के परमार वंशी शासक थे। परमार वंशी शासक थे राजा मुंज। राजा थे, परमार वंशी शासक थे। अब देखिए, राजे रजवाड़े सब खत्म हो जाते हैं, कोई नाम नहीं जानता, लेकिन राजा मुंज राजा होने के साथ साथ कवि थे, इसलिए आज तक जाने जाते हैं, है ना। राजा मुंज कवि थे, इसलिए आज तक जाने जाते हैं। तो लेखनी जो है वो व्यक्ति को अमर बनाती है, विचार व्यक्ति को अमर बनाते हैं। बहुत से राजा भी आज तक जाने जाते हैं, लेकिन वो अपने विचारों के नाते ही जाने जाते हैं। अगर बस खाली राजभोग करना विचार आपका है तो इतिहास में आपका नाम अंकित नहीं होगा। तो अब आप याद कैसे करेंगे? राजा ने गुलेल से मारकर लुंज कर दिया, कहानी बना लीजिए, है ना। राजा मुंज को लुंज बना दीजिए, क्या दिक्कत है भाई? मुंज को लुंज बनाने में क्या दिक्कत है? याद हो जाएगा आपको। राजा ने किससे मारा? गुलेरी को गुलेल बना दीजिए, गुलेल बनाने में क्या दिक्कत है आपको? बचपन में बहुत गुलेल बनाए होंगे, तो यहाँ एक बार गुलेल बना दीजिए। एक प्रश्न तो आपका सही हो जाएगा। बचपन में गुलेल बनाने से नौकरी थोड़ी मिलती थी, लेकिन यहाँ आप गुलेल बना देंगे गुलेरी का तो नौकरी मिल जाएगी भैया। गुलेल बना दीजिए, बन गया ना। कहानी क्या बन गई? राजा ने गुलेल से मारकर लुंज कर दिया। लुंज कर दिया माने मुंज कर दिया। तो दोस्तों ये सारे जो प्रश्न हैं ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इन पर जो है अक्सर परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न इस टॉपिक पर आधारित जरूर रहता होगा। तो एक जो ट्रिक तैयार किया गया है हम लोगों के द्वारा कि कहीं ना कहीं जिससे कि
कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो याद कर लेते हैं जीवन भर नहीं भूलते, भूलती हैं वो चीज़ें जब प्रयोग में नहीं रहती हैं। तो लेकिन ये ट्रिक अगर आप याद करते हैं इस ट्रिक के माध्यम से तो फिर ये चीज़ें जल्दी नहीं भूलती हैं, है ना? तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत-बहुत साधुवाद आपका।